जय हिंद दोस्तों। तो बिहार पुलिस की एग्ज़ाम में साइंस के जो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछे जाते हैं वह इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा दिक्कत भी करते हैं और क्वेश्चन हार्ड भी लगता है, समझे। क्योंकि इसमें कथन दे दिया जाता है और पूछा भी जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर पता नहीं होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छे से बना नहीं सकते हैं। और अभी इस समय यूट्यूब पर ऐसे स्टेटमेंट वाले साइंस के जो क्वेश्चन है कोई बना ही नहीं रहा है और यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आपको हार्ड लगेगा। भले इसमें क्वेश्चन तो एक ही पूछता है लेकिन देखा जाएगा तो दो चार क्वेश्चन को जोड़ करके एक क्वेश्चन बना देता है, तो इसी कारण से ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अवश्य करके जाना है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एकदम 100% देखने को मिलेंगे और आपको टफ भी लगेगा। हम इस प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन लिए हैं पूरा का पूरा स्टेटमेंट वाले यानी कि कथन वाले। भले ये क्वेश्चन 50 है लेकिन देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है 100 के करीब हो जाएगा, क्योंकि दो क्वेश्चन को तीन क्वेश्चन को जोड़ करके एक क्वेश्चन बनाया गया है और सारे स्टेटमेंट पर ध्यान देना है कौन सही है कौन गलत है। इन इस प्रकार से क्वेश्चन आपको क्रिएट होते हैं और होते भी हैं और आए भी हैं पिछली बार के। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको करके जाना है और इसके बाद भी एक प्रैक्टिस सेट आएगा, मतलब कि ऐसे ही क्वेश्चन वाले। अगर आप लोग कहिएगा तो हम साइंस के ऐसे प्रैक्टिस सेट मतलब 5 चला देंगे, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए और पहले से फॉलो कर रहे हैं मतलब तो वो सही है, लेकिन जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अब जो है इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो स्टेटमेंट दिया है उस पर आपको विचार करना है, आपको सोचना है। पहला स्टेटमेंट है कि समय सभी के लिए समान होता है। चलिए इसको जो है थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि समय सभी के लिए समान होता है। दूसरा है कि गति बढ़ने पर समय धीमा हो जाता है। यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि मान लीजिए कि कोई गाड़ी है 20 की स्पीड से जा रही है और कोई गाड़ी 40 की स्पीड से जा रही है, तो 20 वाला जल्दी पहुँचेगा कि 40 वाला स्पीड से। तो आप लोग तो बताएंगे 40 वाला जल्दी पहुँच जाएगा, 20 वाला लेट से पहुँचेगा, यानी ये ज़्यादा समय लेगा ये कम समय लेगा। तो गति को बढ़ाने पर समय कम होगा यानी समय धीमा होगा। दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी के लिए समान समय होता है। नहीं, बताइए 20 की स्पीड से जाएगा तो 2 घंटा लगेगा, 40 की स्पीड से जाएगा तो 2 ही घंटा लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को समझना है अच्छे तरीके से स्टेटमेंट वाले, उसके बाद आपको ऑप्शन लगाना है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल बी जो है, मतलब इसमें केवल 2 वाला ऑप्शन सही है। चलिए, अब है दूसरा क्वेश्चन कि प्रकाश की गति को मापा नहीं जा सकता। बताइए, अगर प्रकाश की गति को मापा नहीं जा सकता तो कैसे आप कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। नहीं बता सकते हैं, यानी कि ये पहला गलत। दूसरा है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, तो बिल्कुल सही है। प्रकाश का निर्वात में चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो प्रकाश निर्वात में चल सकता है। ऑप्शन नंबर जो है इसमें मतलब कि दूसरा कथन सही है, यानी कि केवल 2 सही है। तो इस प्रकार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे। अभी तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हम इजी क्वेश्चन को लिए हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी हो सकते हैं, जैसे 2-3 स्टेटमेंट दे देगा और लंबा लंबा स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम पहले आपको जो है सचेत करना चाहते हैं। चलिए, पहला है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। सही बात है, न्यूटन के पहले गति नियम को जड़त्व नियम कहा जाता है। बिना बल के वस्तु रुक जाती है। बताइए कि अगर किसी वस्तु को रोकना है, चलती हुई कार को रोकना है, चाहे बस को रोकना है, चाहे कोई भी चलती हुई चीज को रोकना है, तो बल तो आपको लगाना पड़ेगा। चाहे ब्रेक के द्वारा बल लगाइए, चाहे घर्षण के द्वारा बल लगाइए, किसी भी प्रकार से बल लगाना ही पड़ेगा वस्तु को रोकने के लिए। तो आपको दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कार्य तभी होगा जब, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, कार्य तभी होगा जब विस्थापन हो। यानी कहने का मतलब एक वस्तु यहाँ पर है, मान लीजिए कोई वस्तु है, जब तक यह विस्थापित नहीं होगी अपनी जगह से यहाँ नहीं आएगी, तब तक कार्य माना ही नहीं जाएगा।
यानी कि वस्तु को विस्थापित होना जरूरी है, वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह जाना जरूरी है, हिलेगा डुलेगा तभी जाकर के कार्य माना जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट की कार्य तभी होगा जब वस्तु विस्थापन में हो, बिल्कुल सही है। कार्य की इकाई न्यूटन होती है, नहीं तो बल की होती है। तो दूसरा गलती है, पहला सही, तो केवल एक सही होगा। ठीक है, आगे आइए, अब 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जी बिल्कुल, ऊष्मा जो है एक ऊर्जा का ही तो रूप है। अगर आपको हीट मिलता है तो मान लीजिए वो ऊर्जा ही तो है, तो जो आपको हीट मिलता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है तापमान और ऊष्मा एक ही चीज है, नहीं, तापमान को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ऊष्मा और तापमान में अंतर है। ठीक है, तो केवल एक सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि निर्वात में भी चल सकती है। ये कथन गलत है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। अगर ध्वनि ऐसे रास्ते में चल रही है तो माध्यम की जरूरत होती है। जब तक माध्यम में कंपन नहीं होता है तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलती है। ध्वनि यांत्रिक तरंग है, बिल्कुल ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है, सॉरी, अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आता है। ध्वनि यांत्रिक तरंग है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए, अगला है कि उत्तल दर्पण वाहन में पीछे देखने के लिए प्रयोग होता है। तो बिल्कुल, पश्च दृश्य को देखने के लिए, पीछे की चीज को देखने के लिए हम लोग लुकिंग ग्लास के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की गति है। जी बिल्कुल, जो विद्युत धारा है, अगर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न ही नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है धारा की विपरीत दिशा होती है। अगर धारा का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा ये होती है, तभी जाकर धारा का प्रवाह होता है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट आपका जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से स्टेटमेंट पर आपको ध्यान देना होगा। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कहीं दूसरी जगह से नहीं पूछे जाते हैं, वन लाइनर ही क्वेश्चन होते हैं जिसको स्टेटमेंट में बना दिया जाता है और पूरा कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है, ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से पता है या नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है इसमें कि यह न्यूटन का तीसरा नियम, 1 मिनट, वो तो ऊपर ही चला गया पहला स्टेटमेंट। हाँ, 1 सेकेंड, यहाँ पर है, 9 नंबर हो गया था, 9 नंबर यहाँ है। आइए, और देखिए, केवल इसमें हमने फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं लिया है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। ठीक है, तीनों है इसमें, आगे आपको मिलेगा वो। आइए, पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत स्वतंत्र क्षेत्र होते हैं। नहीं, चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, विद्युत क्षेत्र होते हैं, वो स्वतंत्र क्षेत्र मतलब कि क्षेत्र नहीं होते। अगर स्वतंत्र होते तो कहीं भी विद्युत धारा आ जाता। अगर यहाँ से वायर लेके जाया जाता तो वायर के यहाँ भी धारा आ जाता। स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये बंद लूप में होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न होता है। जी बिल्कुल, परिवर्तित क्षेत्र से विद्युत धारा क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है। तो केवल स्टेटमेंट 2 आपका सही है। ठीक है, आइए, दूसरा है कि प्रकाश में ड्यूअल नेचर होता है, इनकी प्रकाश जो है दोहरी प्रवृत्ति का होता है। बिल्कुल, प्रकाश जो है तरंग के भी समान कार्य करता है और प्रकाश जो है कण के जैसा भी कार्य करता है। यानी दोनों स्टेटमेंट आपका जो है सही है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन के नियम ब्रह्मांड में हर जगह लागू होते हैं। सही बात है, हर जगह लागू होते हैं। ये नियम क्वांटम स्तर भी सटीक है। नहीं, क्वांटम स्तर तो अलग चीज है। ठीक है, और ये ब्रह्मांड में हर एक जगह लागू होते हैं। तो केवल फर्स्ट सही है इसका आंसर। ठीक है, आइए, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी पर लागू होता है। नहीं, गुरुत्वाकर्षण हर एक जगह लागू होता है। अब यह बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
तो केवल दूसरा सही है। हाँ, यह बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला स्टेटमेंट है 13 नंबर क्वेश्चन में कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि बल यानी F बराबर ma। ये तो पहला स्टेटमेंट सही है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। अब इसमें आपको दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि न्यूटन का यह तीसरा नियम है, F बराबर जो ma है वह न्यूटन का तीसरा नियम है। नहीं, न्यूटन का तीसरा नियम तो क्रिया प्रतिक्रिया का है, यह तो नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि केवल और केवल पहला सही होगा। चलिए अब अगला है क्वेश्चन कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। हाँ बिल्कुल, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। बिल्कुल, धारा धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल ये दोनों का दोनों कथन सही है कि धारा धनात्मक से ऋणात्मक जाती है और विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव में जाता है, तो इसका स्टेटमेंट दोनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि स्थैतिक घर्षण गतिशील घर्षण से अधिक होता है। हाँ बिल्कुल अधिक होता है। स्थैतिक घर्षण जो है गतिशील घर्षण से कम ही ना होगा। गतिशील जो है उसमें घर्षण का मान कम होगा। जो वस्तु मान लीजिए कि चल रही है, कोई वस्तु रुकी हुई है, तो रुकी है तो घर्षण के कारण रुकी है, चल रही है तो घर्षण का मान कम है, तो बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा है कि घर्षण गति के विपरीत दिशा में होता है। बिल्कुल, मान लीजिए कि अगर विपरीत दिशा में नहीं लगेगा तो कैसे किसी वस्तु को आप घर्षण से रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए टायर है, टायर में गोटी काट दिया जाता है और टायर को पूरा प्लेन बना दिया जाए, अगर विपरीत दिशा में नहीं लगेगा बॉल तो टायर जो है स्पीड ब्रेक लगेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा। यानी कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट है कि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि संवेग को हम लोग पी से लिखते हैं, पी बराबर होता है एम भी। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है संवेग एक जो है एक सदिश राशि है। नहीं, संवेग जो होता है एक अदिश राशि होता है। इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा का विज्ञान होता है, तो स्टेटमेंट दूसरा गलत है, पहला सही है, तो इसका केवल और केवल एक सही हो जाएगा। 17 का तो देख ही लिए, केवल एक सही है और दूसरा गलत है, केवल एक सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन पर भी ध्यान देना है, यहाँ भी केवल एक है तो एक तो मार लेंगे, लेकिन ऑप्शन डी पर जाएंगे तो देखेंगे कि केवल एक सही है और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और दूसरा है कि एक सेकेंड, अवतल लेंस जो है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नहीं, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। ये क्वेश्चन मतलब कि स्टेटमेंट आपका गलत है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा है कि उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है, उत्तल लेंस वास्तविक के साथ आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, तो केवल स्टेटमेंट 2 इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण में प्रतिबिंब सदा सीधा होता है। देखिए यहाँ पर किसी भी दर्पण का नाम नहीं लिया है और कह रहा है कि सदा यानी कि हमेशा सीधा होता है। बताइए अगर हम लोग अवतल दर्पण ले लें तो क्या अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा होगा? नहीं होगा, तो ये जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। दूसरा है कि उत्तल दर्पण दूरी को सही नहीं दिखाता है। बिल्कुल, हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं पीछे की चीजों को देखने के लिए। गाड़ी में जो साइड मिरर होता है तो वो हमेशा दूरी को जो है सही नहीं दिखाता है, तो ये जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा, नहीं केवल बी सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि जल में डूबने पर वस्तु का भार घटता है, और दूसरा स्टेटमेंट है यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। देखिए कोई भी जब
जब कोई भी वस्तु है अगर जल में डूबेगी तो उसका भार घट जाता है। इसी कारण से अगर आप लोग कुएं से अगर पानी को जब निकालते हैं तो देखिएगा आपको बाल्टी खींचते समय हल्का महसूस होगा, लेकिन जैसे बाल्टी ऊपर आता है तो भारी लगने लगता है। यानी कहने का मतलब है कि जल में डूबने पर वस्तु का भार घटता है। यह स्टेटमेंट सही है और यह होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। तो ये हो जाएगा, दोनों कथन आपका सही है। आइए अगला 21 नंबर क्वेश्चन जो है ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है 21 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। आइए देखते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन। केमिस्ट्री का क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। आइए, पहला स्टेटमेंट है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। बिल्कुल सही होता है। यह पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल में बीचों बीच 7 होता है। इसके ऊपर 7 से अधिक यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और पीएच स्केल पर 0 से 14 तक अंक निर्धारित होता है। और इधर 7 से कम होता है 6, 5, 4, 3 ऐसा होता है। 0 तक इधर होता है। अब 7 पर उदासीन होता है और 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। तो पहला स्टेटमेंट है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो बिल्कुल होता है, सही है। क्षार का मान 7 से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण सबसे अभिक्रियाशील धातु है जो है, यानी सोना सबसे अभिक्रियाशील धातु है? नहीं। अभिक्रियाशीलता का जो सक्रियता श्रेणी का सीरीज है, उस सीरीज को जब आप याद कीजिएगा, उसमें पहला आता है आपको पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, ठीक है। इसका ट्रिक भी है, करना का मांगे आलिया जिंदगी, फिर पावर बैंक है, कौन होगा आगे आओ। तो इसमें तो सबसे नीचे चला जाता है सोना, तो ये गलत स्टेटमेंट है, अभिक्रियाशील नहीं है। दूसरा है पोटेशियम जल से तीव्र अभिक्रिया करता है, बिल्कुल तीव्र अभिक्रिया करता है, बिल्कुल विस्फोटक वाली अभिक्रिया कर लेता है, तीव्र अभिक्रिया करता है। तो केवल और केवल दूसरा सही होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 23 नंबर है कि NaCl में सहसंयोजक बंध होता है। देखिए इसमें कोवैलेंट नहीं होता है, यह आयनिक बॉन्ड बनाता है। NaCl आयनिक बनाता है और सहसंयोजक कार्बन में होता है, श्रृंखला गुण कार्बन में होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आयनिक बॉन्ड आपको पता होगा और कोबाइंडिंग आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सहसंयोजक नहीं होता है। कार्बन हाइड्रोजन का सहसंयोजक होता है, जो कि एथेन, मीथेन, एल्केन, एल्कीन देखते होंगे, वो सब होता है सहसंयोजक। और यह एक आयनिक यौगिक है, बिल्कुल ये सही है। यानी दूसरा आपका सही है, पहला गलत है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। बेंजीन में एकल और द्विबल बंध यानी कि सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। यानी कहने का मतलब कि बेंजीन में सिंगल और डबल बॉन्ड वैकल्पिक रूप होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। हम आपको बताते हैं कि अगर आपको बेंजीन का सूत्र, संरचना सूत्र बताना है तो देखिए यहाँ पर जो है C6 और H6 होता है इसका। तो देखिए कार्बन 6 हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और एक एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ते जाता है। तो देखिएगा कार्बन 4 श्रृंखला का गुण होता है, तो एक इधर बनाया, एक इधर बनाया 2 और 2 इधर 4, और यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो ये कार्बन अपना 4 बना लिया। इस कार्बन को 4 बनाना है तो यहाँ हाइड्रोजन एक से जुड़ेगा, तो एक यहाँ पर बॉन्ड, एक यहाँ पर बॉन्ड, 2 बॉन्ड, यहाँ 2 बॉन्ड, 4 हो गया। तो ये बेंजीन जो है एकल भी बनाता है और जो है द्वि बनाता है, यानी कि सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों बनाता है। पहला सही। दूसरा है यह एरोमेटिक यौगिक है, बिल्कुल एरोमेटिक यौगिक है, यह सहसंयोजक बंध को बनाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो है जो कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता नहीं होगा तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, आइए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक सेकंड और जूम आउट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। हाँ बिल्कुल नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए तो बाहरी ऑर्बिट में ये चक्कर लगा लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एकदम कम होता है, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन पर ऋण आवेश होता है, ना ना ना, ऋण आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो केवल पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य नष्ट हो जाता है। नहीं नहीं, नष्ट नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अभिकारक और उत्पाद में द्रव्यमान संख्या सेम होना चाहिए, इसीलिए तो हम लोग समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो ये गलत बात है, ठीक है।
दूसरा है कि ऊर्जा सृजित या अवशोषित हो सकती है। कहने का मतलब ऊर्जा को जो है सृजित किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और अवशोषित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, ये एकदम स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऊर्जा को आप केवल उत्पन्न करके और साथ में जो है उसको अवशोषित यानी दूसरे कामों में लगा सकते हैं ऊर्जा को, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा सही है, यानी कि उत्सर्जन कर सकते हैं, किसी काम में लगा सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते हैं इसको। आइए 27 नंबर क्वेश्चन है कि कोलाइड में कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। बिल्कुल कोलाइड के कण जो है आप नग्न आंखों से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घरों की दीवार में कोई मान लीजिए कि ऐसा छिद्र होगा और छिद्र से जब प्रकाश की किरणें आती है तो देखिएगा प्रकाश की किरणों में आपको धूल कण के कण दिखाई देते हैं और वही कण कोलाइड के कण होते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब एक कोलाइड एक समांगी मिश्रण है। बिल्कुल कोलाइड एक समांगी मिश्रण है। यह विषमांगी होते हुए भी समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसके कणों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोलाइड विलयन क्या है, समांगी क्या है, विषमांगी क्या है, तब न जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। बिल्कुल, रेडॉक्स अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना दोनों प्रक्रियाएं होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया एक उपचयन और अपचयन वाली जो है अभिक्रिया है। यह केवल अम्ल पर होता है ना, अम्ल पर नहीं होता है। अब बताइए कि कोई क्षारीय रिएक्शन होगा तो क्या वहां पर हाइड्रोजन का जुड़ना और हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना हटना नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो केवल अम्लीय पर लागू नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 केवल सही है। चलिए अब आपका जो है 28 से 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संतुलन में अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है। जो कहता है संतुलन में अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। बिल्कुल दोनों दिशाओं में चलती है। कहने का मतलब इधर अभिकारक है, इधर उत्पाद है। ठीक है, तो इधर भी संतुलन होगा तो इधर भी संतुलन होगा। तो इसलिए संतुलन में अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। यह स्थिर अवस्था है नहीं, ये एक स्थिर अवस्था नहीं है। स्थिर अवस्था तो है ही नहीं। अगर स्थिर अवस्था होती तो संतुलन करने की क्या जरूरत होती, रासायनिक अभिक्रिया होने की क्या जरूरत होती। इसलिए केवल और केवल स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। आइए अगला 30 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है। नहीं, जो परमाणु है उनमें सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान नहीं होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। कक्षा जितनी दूर ऊर्जा उतनी अधिक होगी। बिल्कुल उतनी अधिक ऊर्जा होगी। अगर मान लीजिए कि पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और जिसकी जितनी ऊर्जा अधिक होगी उतना ही वो ऑर्बिट में जाकर के बाहरी कक्षा में जाएगा। तो ये स्टेटमेंट दूसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आंसर। ठीक है, आइए अगला 31 नंबर अभिक्रिया है, मतलब कि क्वेश्चन है कि थर्माइट अभिक्रिया विस्फोट होती है। बिल्कुल, थर्माइट अभिक्रिया में जो अभिक्रिया होती है विस्फोटक अभिक्रिया होती है। दूसरा है कि यह एल्युमिनियम द्वारा लोहा निष्कर्षण की प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है कि जल एक यौगिक है। बिल्कुल एक यौगिक है। H2 में दो तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तभी ना जल का निर्माण होगा। तो ये एक सही स्टेटमेंट है। अगला है कि यह दो तत्वों से मिलकर बना है। हाँ बिल्कुल दो तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, तो दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन हो गया। आइए 33 नंबर क्वेश्चन, 32 हो गया, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। आइए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। कह रहा है कि कार्बन 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन रखता है। बिल्कुल, कार्बन हमेशा 4 सहसंयोजक बॉन्डिंग का निर्माण करता है, जिससे कार्बन में 4 संयोजक बनता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। कार्बन आयनिक यौगिक बनाता है। नहीं, कार्बन आयनिक नहीं, सहसंयोजक यौगिक बनाता है, बॉन्डिंग वाला बनाता है। यह आयनिक यौगिक नहीं बनाता है, जो कि पिछला क्वेश्चन देखे थे NaCl वाला। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा, केवल और केवल पहला सही होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है दे दिया है सी नहीं होगा, केवल पहला होगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रण में घटक रासायनिक रूप से जो है जुड़े होते हैं
तो मिश्रण में घटक रासायनिक रूप से नहीं जुड़े होते हैं। रासायनिक रूप से मिश्रण में घटक नहीं जुड़े होते हैं। मान लीजिए कोई मिक्सचर है तो हो सकता है कि रासायनिक रूप से जुड़े हों, लेकिन हो सकता है भौतिक रूप से भी जुड़े हों। अगला है कि मिश्रण के घटक भौतिक विधि से अलग किए जा सकते हैं। हाँ, भौतिक विधि से अलग किए जा सकते हैं मिश्रण। अब तय ये होगा कि मिश्रण समांगी है विसमांगी है किस प्रकार का, ये भी चीज देखने वाली चीज है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दूसरा सही होगा। आइए 35 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में ऊर्जा खपत होती है। हाँ, बिल्कुल खपत होती है। यह अपचयन है, नहीं, यह अपचयन अभिक्रिया नहीं है, यह गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट एक ही सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखें। अब हम लोग जो है बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन इसमें है कि डीएनए सभी जीवों में होता है। डीएनए सभी जीवों में उत्पन्न होता है। और दूसरा कि आरएनए केवल वायरस में होता है। तो इस स्टेटमेंट में आपको जो है कंसेप्ट पता होना चाहिए, अच्छे तरीके से कंसेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए। तो देखिए डीएनए सभी जीवों में, जीव पर है, और आरएनए केवल वायरस में होता है। तो पहला का स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। ठीक है, तो इसमें जो है आइए इधर इसका स्टेटमेंट पढ़ करके हम लोग उत्तर देते हैं। इसका यहाँ पर है 36 नंबर क्वेश्चन, केवल सही पहला है, दूसरा गलत है। वायरस में आरएनए तो नहीं होगा। हाँ, जीव में डीएनए होगा। अगर जीव में डीएनए नहीं होगा तो डीएनए से कैसे आप पता लगा सकते हैं कौन सा जीव किसका है। इसलिए हम पहले बोले कि पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। अगला है आरबीसी में नाभिक नहीं होता है। बिल्कुल आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। यह ऑक्सीजन का वहन करता है। बिल्कुल ऑक्सीजन का वहन आरबीसी के हीमोग्लोबिन वर्णक करता है। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है कि लीवर इंसुलिन बनाता है। नहीं, लीवर इंसुलिन नहीं बनाता है। जो यकृत है, यकृत इंसुलिन थोड़ी बनाता है, पेनक्रियाज बनाता है, अग्नाशय बनाता है। तो यहाँ पर लिखा है अग्नाशय इंसुलिन बनाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और अग्नाशय में जो बीटा सेल होता है ना, बीटा सेल ही इंसुलिन का निर्माण करता है। आइए अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया है बिजली घर है कोशिका का, और इसमें डीएनए नहीं होता है। डीएनए होता है, ये गलत बात है। डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसका ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला है 40 नंबर, श्वसन केवल ऑक्सीजन में होता है। कह रहा है कि श्वसन केवल ऑक्सीजन में होता है। देखिएगा स्टेटमेंट बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। कुछ जीव बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन श्वसन केवल ऑक्सीजन में होता है। यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब आपको बताते हैं क्यों गलत है। श्वसन केवल ऑक्सीजन में कहने का मतलब, तो पेड़ पौधे भी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल दूसरा सही होगा, यानी बी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लें। आइए, हो गया जूम। अब क्वेश्चन है कि इंसान में 46 गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल 46 होते हैं। 23 गुणसूत्र पिता और 23 गुणसूत्र माता से होते हैं। हाँ, बिल्कुल हाफ हाफ होते हैं। आइए 42 नंबर है कि पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। अब देखिए यहाँ अमाशय आ गया पाचन। पाचन तो मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कहने का मतलब मुख गुहा से स्टार्ट होना है, होता तो जरूर है, लेकिन मुख्य रूप से पाचन की क्रिया अमाशय से स्टार्ट होती है। वहीं से आपका जो है एंजाइम वगैरह शुरू होते हैं और पाचन की क्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाती है अमाशय से। लेकिन मुख गुहा तो सिर्फ आपका ये रास्ता है कि जिस रास्ते से भोजन जाएगा, तो स्टार्ट तो यहाँ से होता है, लेकिन पूर्ण रूप से पाचन की क्रिया संभव होने लगती है अमाशय से। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लार प्रोटीन पचाती है ना, ये गलत है। पहला सही है, लार प्रोटीन नहीं पचाती है, स्टार्च वगैरह पचाती है। अगला क्वेश्चन है कि वायरस जीवित और अजीव दोनों के लक्षण हैं। वायरस जीवित और अजीव, यानी कि जीवित और अजीवित दोनों के लक्षण हैं। बिल्कुल दोनों के लक्षण हैं। यह बिना होस्ट के प्रजनन कर सकते हैं। बिना होस्ट के प्रजनन कहाँ से कर पाएंगे? बिना इसमें जो होस्टिंग नहीं आएगा, जो फैलने का माध्यम नहीं है, तो प्रजनन कहाँ से करेंगे? तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। आइए अगला है स्टेटमेंट,
कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य है, बिल्कुल अर्धपारगम्य है। अगर कोशिका अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती तो इधर से पदार्थ इधर नहीं आ पाता। यानी कोशिका कहने का मतलब है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम सब कुछ होता है। अगर कुछ भी इसमें खराब हो जाए, कुछ भी कुछ हो जाता है, तो बाहर से कुछ पदार्थ ऐसे आ जाते हैं कि जो उन कोशिकाओं को ठीक करते हैं। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली नुमा होता है। ठीक है। अब कोशिका के बाहरी वातावरण से जुड़ी होती है, कोशिका के ये कोशिका को बाहरी वातावरण से जोड़ता है। नहीं, पहला केवल सही होगा। ठीक है। आइए 1 मिनट। हाँ, 42 हुआ था ना। 1 मिनट, 44, 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन है कि इंसुलिन शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। नहीं, इंसुलिन शर्करा की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। यह अग्नाशय से स्रावित होता है, बिल्कुल अग्नाशय से स्रावित होता है। पेनक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होता है। आइए अगला है 46वां क्वेश्चन कि क्लोरोफिल पत्ती में भोजन निर्माण के लिए आवश्यक होता है। जी बिल्कुल, निर्माण के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल। यह प्रकाश संश्लेषण में उपयोग नहीं है। उपयोग है, यानी स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला सही है। अगला है तंत्रिका कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती है। नहीं, फिर 1 मिनट, तंत्रिका कोशिका जीवन भर विभाजित होती है तो बिल्कुल विभाजित होते रहती है। मस्तिष्क में न्यूरॉन नहीं पाया जाता है, मस्तिष्क में न्यूरॉन पाया जाता है। तो ये दोनों 1 मिनट रुकिए। तंत्रिका तो कोशिका में विभाजन संभव, हमेशा विभाजन संभव नहीं है। और यही तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में पाया जाता है और मस्तिष्क में न्यूरॉन होते हैं। ये नहीं दे दिया है तो ये स्टेटमेंट ये भी गलत और ये भी गलत। थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया। तंत्रिका कोशिका में विभाजन हमेशा नहीं होता है। एक बार तंत्रिका तंत्र में कोशिका जो है सेंट्रोसोम विभाजन कर दिया, सेंट्रोसोम से विभाजन होता है। और तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क में जुड़ा होता है जिसमें न्यूरॉन होते हैं। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत, यानी कि दोनों गलत हो गया। ठीक है। आइए अगला है क्वेश्चन कि हृदय एक पेशीय अंग है। हाँ, हृदय एक पेशीय अंग है, वो मस्कुलर है, सिर्फ और सिर्फ उसमें मांसपेशी पाया जाता है। ये कथन सही है। अब ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नहीं, ये ग्रंथि कहाँ से है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, केवल और केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका आंसर। देख लीजिए ए। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। हाँ, फीमर है। ये कंधे में पाई जाती है। नहीं, कंधे में नहीं, ये शरीर के जांघ में पाई जाती है, पैर के जांघ में पाई जाती है। ये गलत हो जाएगा, पहला सही। चलिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन कि प्रसरण ओस्मिस और पारगम्य झिल्ली से होता है। ओस्मिस जो होता है और पारगम्य झिल्ली से होता है। तो ये बिल्कुल सही है। परासरण जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से ही तो होगा। जैसे मान लीजिए कोशिका का बाहरी झिल्ली है, अगर यह अर्धपारगम्य नहीं होता तो बताइए इसमें परासरण होता है। यानी कि कोई पदार्थ, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर पानी लगा है और पानी में एक जो है मिट्टी का ढेला डाल दीजिए, तो वो क्या होगा, ढेला पूर्ण रूप से जल में नहीं डूबेगा, लेकिन वो पसीजने का काम करेगा। धीरे धीरे पानी अवशोषित कर करके पूरा ढेला है मिट्टी का, वो पूरा गीला हो जाएगा। समझ गए बात को? उसी तरह से अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रसरण की प्रक्रिया हो करके उसमें रिसो जाता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। यह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। यह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, केवल पहला सही है। तो देखें यह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है कितना कंफ्यूजन वाले हैं, किस प्रकार से आपको जो है समस्या आ रहा है इस क्वेश्चन को करने में। यानी कंसेप्ट पता होगा, वन लाइनर क्वेश्चन आप अधिक लगाए होंगे, तभी जाकर के कंसेप्ट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है, और देखिए सब जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस पर है, तो आपको जो है ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करके जाना है, वहीं से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बनेंगे। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कर सकते हैं, और जो कि हम आपको पैड ग्रुप में एनसीईआरटी का सारा नोट्स दे चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप पैड ग्रुप में जुड़ करके उस एनसीईआरटी नोट्स को लेना चाहते हैं और अच्छे तरीके से कंसेप्ट को करना चाहते हैं, तो आप जाइए पैड ग्रुप में और वहाँ पर ऐड हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम में ज्वाइन होइए। वहाँ पर आपको स्कैनर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप हमें पर्सनल मैसेज कीजिएगा, आपको हम स्कैनर देंगे। वहाँ पर 25 रुपये का पेमेंट कीजिएगा। पहले 49 रुपये था, अब 25 रुपये कर दिए हैं। 50% डिस्काउंट है क्योंकि एग्जाम है। ठीक है। तो 25 रुपये आप पेमेंट करके जुड़ सकते हैं वहाँ पर,
और आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर आपको सारे चीज़ का PDF मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्रैक्टिस सेट, इतिहास, भूगोल, नागरिक, सब कुछ का PDF वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियोज़ को जहाँ शेयर करना होगा वहाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस प्रकार का आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा।